हेलो एवरीवन। सो आज हम करेंगे मैथ वन वीक मैथ वन का ग्रेड असाइनमेंट ऑफ वीक 1 एंड 12। एंड हमारा यहाँ पे ये जो है इसका सीरीज मैथ वन के ग्रेड असाइनमेंट का सीरीज खत्म हो जाएगा। अगर आपने टोटल सारा ही वीडियोस किया है तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि आई हैड फॉलोड द इंटायर सीरीज। तो इससे आपको हेल्प भी बहुत ही ज़्यादा मिला होगा एंड आपका जो मार्क्स होता है ग्रेडेड असाइनमेंट में वो भी बहुत अच्छा ही आया होगा मैथ वन में। और इसी सब के साथ आज हम अपना ये फिनिश करते हैं। एंड सबसे पहले फिनिश करने से पहले सबसे पहले हम क्वेश्चंस करेंगे। तो वीक 11 और 12 मैंने दोनों को इसमें कंबाइन कर दिया है क्योंकि वीक 12 में कुछ क्वेश्चन था नहीं, बस वीक 11 में ही था। वीक 12 में बस रिवीजन वीडियोज है, कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है, कोई असाइनमेंट नहीं है, बस जो है वीक 11 का ही है। इसीलिए मैंने दोनों ही लिख दिया क्योंकि किसी को कन्फ्यूजन हो सकता है इसलिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है एन अनडायरेक्टेड ग्राफ G हैज 22 वर्टिसेस। G के पास वर्टिसेस कितना है 2 एंड द डिग्री ऑफ ईच vertex is at least 2. What is the minimum number of edge that the graph G have? So तो हम एक चीज़ जो हम पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही सोचेंगे कि हम कैसे क्या सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डाटा देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, वर्टेक्स कितना है, वर्टेक्स है 22 और हर एक वर्टेक्स का डिग्री है डिग्री ऑफ रुको एक मिनट, इसे हम ऐसे लिखते हैं, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज एट लीस्ट 2 यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या तो 2 हो या 2 से ज़्यादा हो। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ एज। तो हम एक फॉर्मूला जानते थे ना, जो सम ऑफ डिग्री होता है, सम ऑफ डिग्री इक्वल टू होता है 2e। ये मैंने वीक 10 में भी बताया था। 2e होता है नंबर ऑफ एज होता है ये। तो कहीं ना कहीं इसी का यूज होगा और हमें ये डाटा से यहाँ तक पहुँचना है। तो कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ ये जो डाटा है ना कि डिग्री हर एक वर्टेक्स का डिग्री क्या है 2, तो यहाँ से हम एक चीज़ कह सकते हैं कि जो V1 का डिग्री होगा, V1 हैज डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 2, वैसे ही V2 के पास भी डिग्री कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। V3 के पास भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, वैसे ही टिल V22 के पास भी कितना होगा डिग्री, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल डिग्री होगा ना, यहाँ से कह सकते हैं जो टोटल डिग्री होगा सम ऑफ डिग्री क्या हो जाएगा, सम ऑफ डिग्री हो जाएगा इसका डिग्री सम V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। तो ऐसे करते करते 22 तक, यानी कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना टाइम्स, 22 टाइम्स। तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 22, जो कि आ जाएगा सम ऑफ डिग्री आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 44। और हमें यहाँ पे सम ऑफ डिग्री क्या होता है 2e पता है। तो जो हमारा जो ये 2e है ना, 2e ये क्या आ जाएगा यहाँ से, 2e इज ग्रेटर देन इक्वल टू 44, दैट इज e इज ग्रेटर देन इक्वल टू 22। ये 2 से कट गया तो हमारा मिनिमम नंबर ऑफ एज कितना होगा, मिनिमम एज इक्वल टू 22। यही है आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ G is a connected undirected graph such that every vertex has degree at most 7। तो डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 यानी लेस देन इक्वल टू 7, ज़्यादा से ज़्यादा 7 है, 7 या 7 से कम। और फिर आगे क्या है, एंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू वर्टिसेज हैज लेंथ एट मोस्ट 2, यानी कि पाथ लेंथ जो है ना, पाथ लेंथ किसी दो वर्टेक्स का वो ज़्यादा लेस देन इक्वल टू 2 है, यानी कि या तो जो पाथ लेंथ होगा ये 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा। ये मीन्स कि जो डिस्टेंस बिटवीन जो वर्टिसेस है ना, इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस, दो वर्टेक्स का जो है ना वो या तो 0, 1 या 2। यही है डिस्टेंस बिटवीन। पाथ लेंथ का मतलब ये होता है कि दो जो वर्टेक्स है ना उसके बीच का डिस्टेंस या तो 0 होगा, 1 या 2। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है, हमें पता क्या करना है। देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस इन जी, तो कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हो सकते हैं। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस, ओके। तो यहाँ पे हमें एक पाथ लेंथ का जिक्र है और एक डिग्री ऑफ हर एक वर्टेक्स क्या है 7। तो डिग्री ऑफ वर्टेक्स का मतलब क्या होता है कि जो ईच वर्टेक्स is connected to at most at most 7 vertex। तो
एक वर्टेक्स जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 7 वर्टेक्स से जुड़ा हो सकता है, यही होता है डिग्री का मतलब। तो अगर हम सबसे पहले एक पाथ लेंथ क्या है 0, तो अगर हम लें क्या अगर हम एक वर्टेक्स लेते हैं जो कि जिसका पाथ लेंथ है 0, तो हम एक वर्टेक्स लिए ए, इसका पाथ लेंथ क्या है, ए ही बस लिए तो इसका पाथ लेंथ क्या है 0, क्योंकि ए से ए, समझ रहे हैं ना कि ए से ए मतलब पाथ लेंथ क्या है 0। तो इसका जो डिग्री है ए का डिग्री क्या हो जाएगा 7, यानी कि ये जो है ना कितने वर्टेक्स से कनेक्ट होगा, 7 वर्टेक्स से कनेक्ट होगा। तो हम इसे कनेक्ट करवाते हैं, तो क्या होगा 7 वर्टेक्स से कनेक्ट होगा ये। तो मान लेते हैं ये A1 है, A1 से कनेक्टेड है, A2 से कनेक्टेड है, A3 से कनेक्टेड है, A4 से है, A5 से है, फिर A6 से है, और ये A7 से है। ठीक है, ये 7 वर्टेक्स से कनेक्टेड है। तो अब ये जो सातों है ना, ये सातों ये था पाथ लेंथ, ये पाथ लेंथ था 0। अब ये जो आया है ना ये सात का जो है ना ये पाथ लेंथ है 1, क्योंकि एक एक वर्टेक्स मतलब 1 एज लेंथ पे कनेक्टेड है। तो ये दोनों का के बीच का जो क्या है पाथ लेंथ क्या है 1 1 1 1 1। तो ये सब का पाथ लेंथ क्या है 1, तो इसे हम इरेज कर देते हैं। ये समझाने के लिए था, अब हम चेंज कर लेते हैं पेन। तो अब हमें पाथ लेंथ 1 तो आ गया, पाथ लेंथ क्या है 2। तो पाथ लेंथ 2 कैसे किसका आएगा, ये सब का, ये 6 A5 या A1। तो अगर हम अभी हम A7 का इसे बनाते हैं, तो इसका A7 का भी क्या होगा डिग्री, क्या होगा डिग्री 7, यानी कि ये A7 किससे कनेक्टेड होगा, कितने और वर्टेक्स से, 7 और वर्टेक्स से कनेक्ट होगा। बट ये मतलब ये जो A7 है वो 7 वर्टेक्स से कनेक्टेड होगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक वर्टेक्स जो इसे कनेक्टेड है वो A है, तो ये बाकी कितने और वर्टेक्स से कनेक्ट होगा 6। तो इससे एक और मतलब 6 और वर्टेक्स से कनेक्ट होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 और ये मिला के 7। तो जो लेवल 1 मतलब हम कह सकते हैं पाथ लेंथ 0 पे कितना वर्टेक्स मिला हमें, वर्टेक्स का कितना वर्टेक्स था 0, ये 1 1 था ना, 0 थोड़ी ना। जब पाथ लेंथ 0 था तो हमें कितने वर्टेक्स मिले 1। जब पाथ लेंथ 1 है तो कितने वर्टेक्स मिले, ये कितना है 7। और जब पाथ लेंथ कितना है 2, तो वर्टेक्स कितना हो जाएगा, कितना वर्टेक्स होगा, कितने वर्टेक्स मतलब पाथ लेंथ 2 पे होंगे, ये हो जाएगा 7 × 6। कैसे होगा, कैसे होगा, क्योंकि ये जो A7 है इससे 6 निकला, फिर A1 से भी 6 होगा, A2 से भी 6 होगा, A3 से भी 6 होगा, 6 6 6 6 सबसे निकलेगा। तो और ये कितना है 7 को है, तो 7 × 6 क्या हो जाएगा 42। तो टोटल टोटल वर्टेक्स कितना हो गया, टोटल वर्टेक्स हो गया, ऐड कर लेना है 8 8, ये हो जाएगा 50, ऐड और 50 मिल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सपोज A इज द एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ अ कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ G। देख जो भी दिया है कुछ डाटा, इफ ए स्क्वायर इक्वल टू दिस एंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू वर्टेक्स हैज लेंथ एट मोस्ट 4। यानी कि जो शॉर्टेस्ट पाथ पाथ बोला ना, तो शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू वर्टेक्स हैज लेंथ, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कितना है, पाथ लेंथ एट मोस्ट 2, यानी कि लेस देन इक्वल टू 2, यानी शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। देन विच ऑफ द फ्लोइंग में रिप्रेजेंट द ग्राफ जी। तो जी है ना, वो क्या क्या मतलब कौन सा ग्राफ से रिप्रेजेंट हो सकता है, तो जी वो एक ऐसा ग्राफ है जिसका जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन एनी टू वर्टेक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू 2। तो हमें ग्राफ का मतलब दे रखा है यहाँ पे, तो उसमें से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसे बाय ऑप्शन सॉल्व करना ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि हमें पता है एक चीज़ की, तो सोचा पाथ लेंथ लेस देन इक्वल टू 2 है, तो हम ऐसा ग्राफ इसमें से खोज लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेट एली ओ सॉरी एलिमिनेट द ग्राफ हैविंग path shortest path length between any two vertex। क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाए, तो 3 हो जाए, 4 5 6 ऐसा हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे ए, अगर ए ऑप्शन में देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं, ट्राई करते हैं ऐसा वर्टेक्स खोजने का। तो अगर हम ये वाला वर्टेक्स लें और नहीं, ये वाला वर्टेक्स ले और ये वाला वर्टेक्स ले, तो
क्या क्या आ सकता है पाथ लेंथ, इसका शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कैसे आएगा। तो इधर यहाँ से और ये दोनों के बीच में भी देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ, ठीक है। फिर यहाँ से कहाँ जा सकते हैं, इधर जाएंगे तो इधर, इधर जाते हैं तो यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ गए, तो हमें कितना पाथ लेंथ मिला 3। और इधर से जाते तो यहाँ से, मतलब इधर से ही यहाँ से यहाँ जाते, मतलब एक हमें तो ये मिल गया, एक इसमें पाथ लेंथ 3 आ रहा है। अब इसे भी छोटा क्या हम ढूंढ सकते हैं, वो ट्राई कर रहे हैं खोजने का। एक तो ये आ गया, अब इसे भी छोटा हम अगर यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, ये वाला यहाँ से यहाँ गए, फिर ये तो फिर 3 से तो ज़्यादा ही हो गया, मतलब यहाँ 3 आ गया, फिर इधर से जाएंगे तो ये 4 होगा, इधर से जाएंगे तो सो ये वाला पाथ तो पहले एलिमिनेट हो गया। अब दूसरा पाथ देखते हैं। तो अब हम ये वाला पाथ देखेंगे तो एक, दो, दो और 3, इसमें भी बेसिकली हमें जो पाथ लेंथ है ना, इसके बीच के और ये दोनों के बीच का जो पाथ लेंथ आ रहा है ना, वो 3 आ रहा है। जबकि हमें बोला गया कि जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है ना, जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकता है। इसलिए हमारा ये ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि हमने ऑल मतलब सभी तरीका से इसका शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ जो है निकालने का कोशिश किया है, और जो कि 3 से आया है, इसलिए ये ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बी ऑप्शन में देखें, तो अगर हम ये वाला और ये वाला वर्टेक्स से देखें, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था, तो इसका जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है ना, ये एक ऐसे ऐसे ऐसे, ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ नहीं होगा। जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है ये डायरेक्ट कनेक्टेड है, जो कि ये 1 है। तो ये दोनों वर्टेक्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है ना, वो तो 1 है, तो ये तो सही है। अब हम कोई दूसरा वर्टेक्स पे ट्राई करके देखते हैं। तो अगर हम ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स पे ट्राई करें, तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 1, 2, 3, इसका जो पाथ लेंथ आएगा शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ वो 3 आएगा। इधर से देखेंगे तो 1, 2, 3, इधर से भी 3 आएगा। और बाकी कोई रास्ता इधर नहीं है जो कि इस दोनों का शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कम कर सके, तो इसका भी जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ आया है इस दोनों के कारण ये 3 आया है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो अब देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डी देख लेते हैं। तो अगर डी भी एलिमिनेट हो गया तो सी ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो डी अगर देखेंगे, तो अगर हम ये वर्टेक्स लें और अ, कौन सा वर्टेक्स ले लें, ये वर्टेक्स, ये पहले सीधा वाला ही देखते हैं। ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स पे देखें तो क्या आ जाएगा पाथ लेंथ इसका, 1, 2, 1, 2। हाँ, तो 2 आ गया तो सही है, 2 तो सही है। अब दूसरा देखते हैं, इससे तो काम नहीं हुआ। अब दूसरा वर्टेक्स ले, एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं। इसका शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ देखें तो 1, 2, 3, इधर से 3 आ रहा है। और कोई तरीका है क्या, 1, 2, 3, इधर से भी 3 आ रहा है। और कोई तरीका है नहीं इसके पाथ लेंथ, जो इसका पाथ लेंथ 3 से कम कर दे शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। वैसे ही आप कुछ सेट ऑफ वर्टाइसिस पे चेक कीजिएगा ना, तो इसका जो मिनिमम पाथ लेंथ है ना, वो 0, 1, 2 के बीच में ही रहेगा, 3 पे नहीं जाएगा। तो ऐसे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, या फिर बाय एलिमिनेशन भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सपोज G is a graph with vertex this and the adjacency matrix of the graph G is this, which of the following statements is true। तो एक ग्राफ का हमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ना ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इस मैट्रिक्स को देखते हुए। तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ये हो जाएगा वर्टेक्स 0, ये V1, ये V2, ये V3, ये V4, ये V5। वैसे ही सिमिलरली V0, V1, V2, V3, V4 और V5। तो और ये जो अगर हम देखें इसका डायगोनल, मतलब डायगोनली ये सब 0 है, और ये 0, 0, 1, 1 मीन्स ये जो है ना सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है मतलब क्या कि मीन्स ये जो हमारा ग्राफ है ना, वो क्या है, क्या है, अनडायरेक्टेड नहीं है, मीन्स डायरेक्टेड ग्राफ है, यानी कि डायरेक्शन का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सिमेट्रिक होता ना तो उसके इसमें हमें मतलब ज़्यादा चेक भी नहीं करना पड़ता, और हमारा जो ग्राफ होता है वो क्या कहते हैं, अनडायरेक्टेड होता है। अनडायरेक्टेड मीन्स कि दो वर्टेक्स के बीच में कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये अनडायरेक्टेड है। और अगर कोई ऐसे डायरेक्शन है, ये हो जाएगा डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, तो वैसे हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले V0, तो V0 से कोई कहाँ कनेक्ट है, V0 है V2 से और V5 से, तो V0 यहाँ बनाते हैं। V0 जो है वो V2, V5, V2 और V5 से कनेक्टेड है। फिर जो V1 है, V1 किससे कनेक्टेड है, V5 से। ओके, ऐसे हमें बनाना था, V1 कनेक्टेड है V5 से। नीचे से बनाते हैं, V1 कनेक्टेड है
V1 कनेक्टेड है V5 से, V2 कनेक्टेड है V4 से, V4 है ये, V4 V नहीं V1, ये V0 V1 V2 V3, अच्छा ये V3 है। तो हमारा जो V2 कनेक्टेड है वो V3 से कनेक्टेड है, V2 V3 से कनेक्टेड है, V2 V3 से कनेक्टेड है। ओ मैंने यहाँ पे ये एज उल्टा बना दिया, सॉरी। यहाँ ये जो है V1 V5 से कनेक्टेड है, V1 जो है वो ऐसे V5 से कनेक्टेड है, इधर इधर से जाता है इनकमिंग एज, और ये कॉलम में मतलब इधर जो रो से हम देखते हैं ना वो किससे किसकी तरफ जा रहा है, यानी ये जो इधर से है ना, ये 1 जो है 5 की तरफ जा रहा है, इसका डायरेक्शन, ठीक है ये। और ये हमने बनाया था नीचे V2 से V3 से V3 में एक एज है, और फिर है ये V3 से कोई भी एज नहीं है, V4 से V4 से है V0 में, और V1 में, V4 से 1 0 और 1 में, V4 से 0 1, V4 में 0 और 1 दो, और V5 जो है किससे कनेक्टेड है। तो हमारा ये ग्राफ बन गया। अब हमें क्या देखना है, ऑप्शन है द ग्राफ जी इज डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। डायरेक्टेड यानी कि डायरेक्शन होना चाहिए, डायरेक्शन हाँ है। असाइक्लिक मीन्स कि एक भी साइकिल नहीं प्रेजेंट होना चाहिए ग्राफ में। लेट्स चेक क्या इसमें साइकिल है, क्या साइकिल बनेगा। तो इधर से ना साइकिल नहीं बन रहा, इधर इधर साइकिल नहीं बन रहा, ऐसे देखे तो कोई भी साइकिल नहीं बन रहा है, तो हमारा ये जी है, ये ऑप्शन सही है। अब है ऑप्शन नंबर बी, इसमें है फ्रॉम वर्टेक्स वी फ्रॉम वर्टेक्स 4 एवरी अदर वर्टेक्स इज रीचेबल। तो अगर हम V4 देखें तो क्या V4 से सारा ही वर्टेक्स पे हम जा सकते हैं। तो अगर हम देखें तो V4 से हम V0 पे हाँ जा सकते हैं, 1 पे जा सकते हैं, 2 पे जा सकते हैं, V4 से V0 पे गए, फिर V0 से V2 हाँ 2 पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे V4 V0 V5 पे जा सकते हैं, V4 से V0 2 3 मीन्स हम V4 से जो है ना सारे ही वर्टेक्स पे हम जा सकते हैं, यानी कि फ्रॉम वर्टेक्स 4 एवरी अदर वर्टेक्स इज रीचेबल। ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, बट ये जो है ना हमारे ऑप्शन में जब आंसर जो है ना उसमें ये वाला ऑप्शन इंक्लूडेड नहीं था। सो अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका आंसर गलत हो जाए, तो आप जो है ना, आपको पता है कि ये वाला आंसर सही है, बट आप ये मार्क मत करना अगर आपके ग्रेड असाइनमेंट ये वाला क्वेश्चन है तो। अब है ऑप्शन नंबर सी, द लॉन्गेस्ट पाथ इन द ग्राफ जी हैज लेंथ 4 इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एज। तो लॉन्गेस्ट पाथ, इसमें भी लॉन्गेस्ट पाथ का अगर बात है, तो अगर हम इसमें इस ग्राफ का लॉन्गेस्ट पाथ निकालना चाहें तो क्या हो सकता है। अगर हम यहाँ इसमें 4 से है तो 4 से ही चेक करते हैं, तो 4 से 4 से 0 लॉन्गेस्ट पाथ हमें पता करना है। क्या होगा, 4 से हम गए 0 पे, ठीक है, 0 से हम 2 पे गए, और 2 से गए 3 पे। क्या ये लॉन्गेस्ट पाथ है, या फिर अगर हम और भी इससे बड़ा कोई पाथ, यानी कि इससे बड़ा पाथ कब होगा जब उसमें यहाँ 4 वर्टेक्स है उसमें 5 वर्टेक्स इंक्लूड होगा। तो लेट्स सी कर सकते हैं क्या, V4 से V0 V5, फिर से कहीं जा नहीं सकते तो नहीं होगा, इधर से गए तो तब भी नहीं होगा, और इधर 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 हाँ, तो ये जो है ना ये लॉन्गेस्ट पाथ है, तो ये सही है। और ये क्या है, लॉन्गेस्ट पाथ इन द ग्राफ जी हैज लेंथ 4। लेंथ 4 तो है, लेंथ 4 है, बट वो किस टर्म्स में, वर्टेक्स के टर्म में है। यहाँ लिखा है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एज, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एज इसका जो मतलब पाथ लेंथ है ना वो 3 है, ना कि 4 है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो 3 ऑप्शन सही है, बट आप ये वाला मत लिखना, अगर सेम क्वेश्चन आपके ग्रेड असाइनमेंट में है तो इसे मत मार्क करना, ठीक है, ये दोनों कर देना, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन नंबर 5 में मतलब एक पैराग्राफ है जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों ही आंसर करना है। तो अगर हम पैराग्राफ पढ़े तो क्या है, श्रेया नीड्स टू परफॉर्म 10 टास्क, नेमली दिस सम टास्क नीड्स टू बी परफॉर्म्ड आफ्टर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। इन द बिलो टेबल कॉलम 1 shows the task and column 2 shows the set of tasks that can be performed only after performing the particular task. So तो हम देखते हैं ये हमारा लिस्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस में रिप्रेजेंट द पॉसिबल ऑर्डर इन विच श्रेया कैन परफॉर्म द टास्क। तो पॉसिबल ऑर्डर हमें बताना है कि किस ऑर्डर में श्रेया परफॉर्म कर सकती है टास्क, यानी कि इसका मतलब है कि सी को करने से पहले ए, बी को करने से पहले सी, डी को करने से पहले बी, ऐसा हमें पता करना है। तो हम अगर देखें अपना ये लिस्ट, तो हम ऑप्शन में ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है, अगर हम ए ऑप्शन में देखें तो ए सी, तो ए जो है ये तो इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो ए के बाद हम क्या सी कर सकते हैं, ए के बाद सी,
ए के बाद सी, हाँ किया किया जा सकता है क्योंकि सी भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ए के बाद सी कर सकते हैं। सी के बाद बी, और जो बी है, बी किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे, और ए हमने कर लिया तो हम बी भी कर सकते हैं। कैसे देख रहे हैं? या तो आप क्या करें कि आप इससे ना ग्राफ बना लीजिए और वैसे फिर चेक कर लीजिए, या फिर अगर हमें लिस्ट दे रखा है तो हम डायरेक्ट ही कैसे चेक कर लेंगे, क्योंकि ए जो है किसी से कनेक्टेड नहीं है तो हम ए से वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। और फिर क्या है, इसमें ऑप्शन ए के बाद सी किया जा रहा है और सी भी ना इसमें किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, यानी कि ए और सी दोनों ही इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट हम लिख देते हैं। इंडिपेंडेंट टास्क यहाँ पे क्या क्या है, ए हमें मिला, सी मिला, हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, या तो हम सी पहले कर लेते ए बाद में करते, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, या हमने ए कर लिया पहले से कर लिया तो उसमें भी फर्क नहीं पड़ा। फिर सी के बाद बी, तो जो बी है ना वो किस पे डिपेंड है, ए पे, तो ए हो गया तो हम बी कर सकते हैं। फिर है डी, डी कर सकते हैं क्या, तो डी, डी को करने से पहले कोई काम नहीं चाहिए, ठीक है, तो डी भी जो है ना इंडिपेंडेंट है, तो ओके डी भी कर सकते हैं। अब डी के बाद ई, डी के बाद ई कर सकते हैं क्या, लेट्स सी। ई जो है वो किसी किस पे डिपेंड है, ए पे डिपेंड है, और ई जो है ये सी पे डिपेंड है, और किसी पे डिपेंड है क्या, नहीं है। और ए और सी हमारा पहले ही हो चुका है तो हम डी के बाद ई हाँ कर सकते हैं। फिर ई के बाद है आई, आई अगर हम देखें तो आई जो है ये सी पे डिपेंड है, डी पे डिपेंड है, और किसी पे डिपेंड नहीं है। और सी और डी हम पहले ही कर चुके हैं तो हम यहाँ पे आई भी कर सकते हैं। फिर वैसे ही है एफ, एफ का अगर हम देखें तो एफ जो है वो बी पे डिपेंड है, हो चुका है काम, सी पे डिपेंड है, हो चुका है काम, डी पे डिपेंड है, हो चुका है ये भी काम, और एफ किसी पे डिपेंडेंट है नहीं, तो हम एफ भी कर सकते हैं। वैसे ही एच का चेक करेंगे तो एच है यहाँ, एच किस पे डिपेंड है, बी पे, बी हो चुका है, और एच जो है एफ पे डिपेंड है, एफ भी हो चुका है, तो वैसे ही फिर हम क्या करेंगे, एच हो जाएगा। फिर वैसे ही फिर जी, जी दिखे तो ए पे डिपेंड कर रहा है, जी ई पे डिपेंड कर रहा है, ए भी हो गया है, यहाँ पे ई भी हो गया है, और फिर एच, एच पे भी डिपेंड करे, एच भी हो गया, तो हम यहाँ पे जी कर सकते हैं। फिर है जे, तो जे जो है वो आई पे, मतलब अब सब तो हो ही गया, मतलब सारा ही वर्टेक्स आ गया, बस एक जे ही बचा था, तो जे आखिर में हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है हमारा सही है। वैसे ही हम फिर बी वाला ऑप्शन भी चेक करेंगे, सी और डी वैसे ही आपको चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। बी भी कर देती हूँ। सबसे पहले ए और डी इंडिपेंडेंट टास्क थे तो हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, ए से डी कर दिए। फिर डी से सी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं क्योंकि तीनों ही इंडिपेंडेंट था, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। फिर सी से बी, तो बी को करने से पहले हमें ए करना होगा, ए तो हो गया तो कर सकते हैं। फिर क्या है, ई, ई को करने से पहले हमें सी करना है और ए करना है, सी ए हो चुका है तो ई भी लिख दिए। फिर क्या है, आई, आई को करने से पहले हमें सी चाहिए और डी चाहिए, सी डी हो गया, और कुछ भी नहीं चाहिए तो आई भी हो जाएगा। फिर एफ, एफ को करने से पहले बी चाहिए, हो गया, सी चाहिए, हो गया, डी चाहिए, हो गया, और कुछ चाहिए नहीं, तो यहाँ पे एफ भी आ जाएगा। फिर एच, एच को करने से पहले बी, और बी तो हो चुका है, और एफ चाहिए, ठीक है। तो क्या एच, हाँ एच, एच को करने से पहले हमें बी और एफ चाहिए, तो बी भी हो गया, एफ भी हो गया, तो एच भी कर सकते हैं। वैसे फिर आप चेक कर लेना तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा कि एच जी है, जे है, सेम ही है, एच जी जे, हाँ तो एच जी जे सेम ऑर्डर है, यहाँ से ये सेम ऑर्डर था, हमें इतना चेक भी नहीं करना था। ये जो है ना एफ एच जी जे ये सेम ही है, तो ये भी ऑप्शन हो गया। फिर सी, तो सी हम ये आप पे छोड़ते हैं और डी भी हम आप पे छोड़ते हैं। एंड आप चेक कर लेना, इसका जो है ना सी ऑप्शन ये रॉन्ग हो जाएगा, बस एक डी ऑप्शन, मतलब बस सी ऑप्शन रॉन्ग होगा, बाकी ये तीनों ही ऑप्शन इसका आंसर होगा। इन तीनों ही ऑर्डर में श्रेया अपना टास्क परफॉर्म कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ईच टास्क टेक्स 5 minutes टू कंप्लीट एंड सी परफॉर्म ऑल द इंडिपेंडेंट टास्क साइमल्टेनियसली, देन द टाइम इन मिनट टेकन बाय श्रेया टू कंप्लीट ऑल द टास्क, मीन्स एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए 5 मिनट लग रहा है, और वो क्या करे कि जो इंडिपेंडेंट टास्क है उसको एक साथ ही कंप्लीट कर रही है। जैसे कि हमारा पीछे क्या था, जो टास्क ए सी डी था ना वो क्या था, इंडिपेंडेंट टास्क था, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा था। तो हम क्या कर सकते हैं, ए सी डी तीनों का काम एक ही साथ चालू कर देंगे तो क्या होगा, ये भी 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, ये भी 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, ये भी 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो ए सी डी तीनों को मिला के जो हमें टाइम लगेगा तीनों को कंप्लीट करने में, कितना टाइम लग जाएगा, टोटल 5 मिनट ही लगेगा, क्योंकि इसे भी हम तीनों को हम साथ में कर रहे हैं तो तीनों 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो वैसे ही हमें बताना है कि अगर वो अपना जो इंडिपेंडेंट टास्क है उसे साथ में करते जा रही है तो कितना टाइम लगेगा उसे
कंप्लीट करने के लिए सारा टास्क को। तो सबसे पहले जो हमारा आएगा इंडिपेंडेंट टास्क में, सबसे पहले हम कौन सा करेंगे, ए सी डी, इन तीनों टास्क को कंप्लीट करेंगे क्योंकि किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। फिर क्या आएगा, ये तो हम ले लिया। अब देखते हैं बी, बी किस पे डिपेंड कर रहा है। तो बी जो है ना वो ए पे डिपेंड कर रहा है, और भी किसी पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। तो और फर्स्ट स्टेप में हम क्या किए, ए कंप्लीट कर लिए, तो हम क्या कर सकते हैं सेकेंड स्टेप में बी को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम फर्स्ट स्टेप में ए सी डी तीनों खत्म कर लिए थे। तो यहाँ पे हमें कितना मिनट लग गया था, फर्स्ट 5 मिनट मेरा यहाँ यूज हो गया। फिर बाकी का जो मतलब 5 मिनट खत्म होने के बाद जो छठा मिनट स्टार्ट हुआ उसमें हम बी को कंप्लीट किए। बी के साथ और हम कोई ले सकते हैं क्या टास्क से, देखते हैं। ए बी सी हो गया, डी ई, ई देखें, ई किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है, और ई सी पे भी डिपेंड कर रहा है। और हमने ए और सी कर लिया है, और ई किसी पे डिपेंड कर रहा है नहीं। तो ए और सी हमने कर लिया, तो फर्स्ट स्टेप में तो हम यहाँ पे ई, बी और ई एक साथ कर सकते हैं। फिर क्या है, डी ई एफ, एफ अगर हम देखें तो एफ जो है, एफ को कंप्लीट करने के लिए बी कंप्लीट होना चाहिए। तो एफ को करने के लिए में बी कंप्लीट होना चाहिए, तो नहीं कर सकते हैं सेकेंड स्टेप में से मतलब बी ई एफ तीनों को एक साथ हम कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एफ को कंप्लीट करने से पहले बी को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ई एफ एफ जी, और हम जी को देखें तो जी को कंप्लीट करने के लिए ए कंप्लीट होना चाहिए और ई कंप्लीट होना चाहिए। और फिर इसीलिए हम फिर जी को भी नहीं रख सकते, क्योंकि फिर जी को कंप्लीट करने के लिए ई होना चाहिए, तो नहीं होगा। जी, जी और नहीं, जी भी नहीं होगा, इसलिए अब जी एच एच, एच को देखें तो एच को कंप्लीट करने के लिए बी होना चाहिए, और तो फिर नहीं आएगा क्योंकि ठीक है एच। आई को देखें तो सी चाहिए और डी चाहिए। ठीक है, सी डी हो गया है, तो हम आई बी ई आई तीनों एक साथ कर सकते हैं सेकेंड स्टेप में। तो हमारा जो 5 मिनट यहाँ लगा, फिर 5 मिनट नेक्स्ट 5 मिनट यहाँ यहाँ लगा। फिर अगर हम तीसरा में देखें तो हमारा 6 तो हो गया। अब 4 जो टास्क है वो बाकी है, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ, एफ देखें, एफ बी पे डिपेंड कर रहा था, हो गया, और सी पे डिपेंड कर रहा था, हो गया फर्स्ट स्टेप में ही, और एफ डी पे भी डिपेंड कर रहा था, हो गया, डी हो गया, और किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो हम थर्ड थर्ड में मीन्स जब 10 मिनट खत्म होगा 11th मिनट में हम एफ को स्टार्ट कर सकते हैं। एफ है ए सी डी ई एफ, एफ जी, जी देखें तो जी ए पे डिपेंड कर रहा है, हो गया, जी ई पे डिपेंड कर रहा है, हाँ हो गया, और जो जी है वो एच पे भी डिपेंड कर रहा है, पर एच तो अभी तक हमारा हुआ ही नहीं है, तो हम थर्ड स्टेप में जी तो नहीं ले सकते, ये जी। फिर आया एच, एच को करने के लिए एफ चाहिए, एफ चाहिए, ठीक है, एच को करने के लिए क्या चाहिए, एफ चाहिए। एफ तो हमारा थर्ड में ही कंप्लीट हुआ है, तो हम एफ और एच को एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि एच करने से पहले हमारा एफ कंप्लीट होना चाहिए। तो एफ एच आ गया, फिर आएगा आई, आई को चेक करें तो आई तो हमारा हो ही गया था, और जे, जे को कंप्लीट करने से पहले एच होना चाहिए, एच नहीं हुआ, तो थर्ड में यानी जो 11th मिनट होगा उसमें बस हम एफ वर्क को कर पाएंगे। फिर देखिए फोर्थ कितना बचा, ए बी सी डी ई एफ, एफ तो हो गया। अब जी, जी को करने से पहले ए हो गया, और जो करने पहले से ई हो गया, और जी एच चाहिए, तो नहीं हो पाएगा। जे के लिए भी एच चाहिए, तो नहीं हो पाएगा। तो बचा कौन, जे नहीं ही हो पाएगा, मतलब जी, जी और जे को करने से पहले एच एच होना चाहिए। ठीक है, तो ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ हो गया, जी के लिए एच चाहिए, जी एच एच। अब एच का देखें तो एच, एच को करने से पहले एफ कंप्लीट होना चाहिए, और एच को करने से पहले बी कंप्लीट होना चाहिए, तो बी भी कंप्लीट हो चुका है, एफ भी कंप्लीट हो चुका है, तो हम फोर्थ में एच कर सकते हैं। और फिर बचा अब 5, अगर हम देखें तो एच के बाद कौन सा आएगा, ए बी सी डी, डी हो गया, ई एफ जी। तो जी का अगर हम देखें तो जी को करने, हाँ, तो अगर हम आगे देखें तो ए हो गया, बी सी डी ई एफ जी, तो अभी जी एच आई, तो जी है, तो जी जो है वो ए पे हो गया, जी डिपेंड कर रहा है ई पे, ये भी हो गया, और जो जी डिपेंड करे एच पे, हो गया। तो हम फिफ्थ में हम जी को कर सकते हैं। फिर बचा एक जे बच गया, बस जे ही बचा है, ए बी सी डी एफ जी एच, एच हो गया, आई जे, बस जे बचा है एक। तो सिक्स में अगर हम देखें तो क्या यहाँ पे हम जी के साथ जे ले सकते हैं, तो हमारा जो जे है ना वो जी पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि जे अगर हमको कंप्लीट करना है तो उससे पहले हमें जी कंप्लीट करना पड़ेगा, तो दोनों एक साथ नहीं ले सकते, तो हमारा जी लास्ट में आएगा। तो हमें कितना मिनट लगेगा, 5 मिनट यहाँ 5 मिनट यहाँ, टोटल टोटल कितना लगेगा, टोटल टाइम 5, एक काम को कंप्लीट करने के लिए 5 मिनट लगेगा।
और साइमल्टेनियसली जब हम कर रहे हैं तो 5 × 6 कितना 30 मिनट लग जाएगा। अगर हम कुछ काम को एक साथ भी कर रहे हैं तब भी हमें कितना मिनट लग गया, 30 मिनट लग ही गया। सो इसका आंसर 30 मिनट है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एन अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ जी इज शोन बिलो। फाइंड द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स का वैल्यू पता करना है सच दैट इफ वी यूज दिक्स्था एल्गोरिदम देयर विल बी अ यूनिक शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वर्टेक्स ए टू वर्टेक्स जे दैट कंटेन द एज बी ई। तो बी ई एज को कंटेन करना चाहिए हमारे शॉर्टेस्ट पाथ में, और हमें क्या यूज करना है, दिक्स्था एल्गोरिदम। दिक्स्था एल्गोरिदम जो क्या देता है हमें, ये गिव शॉर्टेस्ट पाथ देता है, और हमारे जो शॉर्टेस्ट पाथ में ना कंटेन करना चाहिए बी कोमा ई, ये हमें कंडीशन दे रखा है। तो हाँ अच्छा, मतलब हमें वो एक्स बताना है सच दैट हमारा जो सच दैट जब हम दिक्स्था एल्गोरिदम यूज करें तो हमें शॉर्टेस्ट पाथ देना चाहिए। तो कैन मतलब इसमें बेसिकली ये बोला जा रहा है कि अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये है वी वांट, हमें क्या बताना है, वी वांट दिक्स्था शॉर्ट में लिखे एल्गो टू चूज द पाथ दैट uses b comma e and this path must be strictly shorter than every other path। तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे x निकालना है कि सच दैट हम ना उसमें दिक्स्था एल्गोरिदम लगा पाए टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ जो कि b और e को कंटेन करे। ठीक है, तो वैसा x हमें निकालना है। तो बेसिकली इसमें जो लॉजिक ये कह रहा है कि जो पाथ यूजिंग यूजिंग b कोमा e जो होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए पाथ नॉट यूजिंग b कोमा e। और ये हम इसलिए कहें क्योंकि अगर अगर दूसरा कोई पाथ, जैसे कि अगर पाथ यूजिंग बी इक्वल टू होता है पाथ नॉट यूजिंग बी, तो इस केस में जो हमारा दिक्स्था एल्गोरिदम है ना वो क्या करेगा, या तो इसे भी ले लेगा या इसे भी, मतलब दिक्स्था एल्गोरिदम कंफ्यूज हो जाएगा कि हम कौन सा आंसर माने। या फिर अगर ये बड़ा हो जाता है पाथ यूजिंग बी तो हमारा दिक्स्था एल्गोरिदम क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ देता है। तो वो क्या करेगा, अगर ये इधर बड़ा हो गया तो पाथ यूजिंग बी बड़ा हो गया, पाथ नॉट यूजिंग बी ये छोटा रह गया, तो हमारा दिक्स्था एल्गोरिदम क्या करेगा, पाथ नॉट यूजिंग बी को ले लेगा। बट हमें क्या निकालना है, क्या करना है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें वो एक्स बताना है सच दैट हम दिक्स्था एल्गोरिदम लगाएं दैट विल बी अ यूनिक शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए फ्रॉम द वर्टेक्स। यहाँ पे ये लिख भी दिया कि यूनिक शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए, यानी कि दोनों इक्वल भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे जो है ना, ये हम इक्वल भी नहीं ले सकते, पाथ यूजिंग बी इक्वल टू पाथ नॉट यूजिंग बी, ये नहीं ले सकते, यूनिक बोल दिया है फ्रॉम द वर्टेक्स ए टू जे दैट कंटेन द एज बी। तो बेसिकली ये मतलब था, क्यों यहाँ पे हम लेस देन लिए हैं ये समझा दें, क्योंकि हमें दिक्स्था एल्गोरिदम को वर्क कराना है। इसे अगर हम यहाँ पे सही से लिखे तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ, SHORTEST, शॉर्टेस्ट पाथ यूजिंग बी इज लेस देन शॉर्टेस्ट पाथ नॉट यूजिंग बी। शॉर्टेस्ट एक वर्ड लिख देंगे तो वो ज़्यादा क्लैरिफाई करेगा। तो ये क्या आएगा, ये क्या होगा, ये है मतलब अगर हम ग्राफ देखें तो इसमें हमें क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट पाथ जो कि बी और ई एज को मतलब कंटेन कर रहा, एज नहीं वर्टिसेज है आई गेस, एज, हाँ एज बी और देख लेते हैं क्वेश्चन में, हाँ बी ई एच को कंटेन करना चाहिए तो पाथ। और यहाँ क्वेश्चन में ना एक चीज़ बताया गया है कि हमें क्या करना है कि यूज दिक्स्था एल्गोरिदम देयर विल बी अ यूनिक शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द वर्टेक्स। कौन से वर्टेक्स से हमें पाथ निकालना है, ए से जे तक का हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। ठीक है, जे ए से जे तक का शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, और जिसमें हमारा बी ई जो एज है उसको कंटेन करना चाहिए। तो हम यहाँ से देखें तो ए सबसे पहले, ए से बी जाने में हम ए से डी फिर डी से बी जा सकते हैं, बट वहाँ पे जो पाथ लेंथ होगा ना वो 6 आ जाएगा। बट ए से बी डायरेक्ट अगर हम जाएंगे तो पाथ लेंथ क्या होगा 2, तो शॉर्टेस्ट क्या आ जाएगा 2, तो हम डायरेक्ट जाएंगे ए से बी में। फिर हमें बी ई एच को कंटेन करना है तो हम बी से ई में जाएंगे। उसके बाद फिर हम कहाँ जा सकते हैं, ई का जो पाथ है 3 पाथ है, 1 4 3, तो शॉर्टेस्ट क्या हो जाएगा जी, तो ई से जाएंगे हम जी में।
फिर जी, जी से अगर हम देखें तो दो, तीन एज है, तो इधर दो, एक और दो। तो अगर हम वन को चूज करेंगे तो हम नीचे आ जाएंगे, लेकिन हमें पहुंचना कहाँ है, जे पे पहुंचना है, तो हम वन को ना चूज करते हुए हम टू को चूज करेंगे, तो हम कहाँ आ जाएंगे, जी से एच पे। फिर एच से डायरेक्ट हम पहुंच जाएंगे आई पे। तो हमारा जो आई नहीं, जे, तो हमारा जो शॉर्टेस्ट पाथ आया है वो ये आया है, और इसका जो वेट आएगा क्या हो जाएगा, सबका एज वेट को ऐड करेंगे तो ये इसका एज वेट है 2, इसका है x, इसका है ई से जी में, ई से जी में है 1, और जी से एच, एच में है 2, और एच से जे में है 1। तो कितना आ गया सबको ऐड करके, x प्लस 2 2 4 5 6, एक्स प्लस 6 आ गया। अगर आप ये वाला निकालेंगे ना, पाथ नॉट यूजिंग बीई, तो पाथ हमें ए से जे में ही जाना है, जो जो कि बीई को नहीं कंटेन करना चाहिए। तो हम कैसे जाएंगे, सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करेंगे। यहाँ लिखे कि कहाँ लिखे, यहाँ पे लिखते हैं। तो ए से स्टार्ट करेंगे, कहाँ जाएंगे, ए से जाएंगे हम सबसे पहले, ए से बी में, ठीक है। ए से बी में हम सबसे पहले जाएंगे, ये शॉर्टेस्ट ही है, इधर से 6 इधर से 2, तो ये आ गया, ए से बी गए, 2 लिख देते हैं। फिर हमें जो है ना बी ई को नहीं कंटेन करना है, तो हम ये एक्स छोड़ के जाएंगे बी सी पे। बी से सी पे गए, कितना है इसका एज 4। अब सी से कितना है 3 और 8, तो शॉर्टेस्ट क्या हो जाएगा 3, तो सी से जाएंगे हम ई पे। फिर ई से कहाँ पे जाएंगे, ई ई से 4 1, ये वाला तो इधर से आए ही, 4 और 1 कहाँ पे जाएंगे हम, एक पे जाएंगे, जो कि मतलब एक वाला लेंगे, जो कि हम जाएंगे जी पे। फिर जी से कहाँ जाएंगे, जी से 2 2, दोनों तरफ 2 है, बट हमें जे पे पहुंचना है तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा, तो एच 2 आएगा। फिर एच से हम जाएंगे जे पे 1, तो हमारा कितना आया, इसे ऐड करने पे टोटल 4 5 6 7 7 7 7 8 9 10 10, और ये एक है 10 3 13 है। तो हमारा जो कंडीशन है उसके हिसाब से x प्लस 6 इज लेस देन होना चाहिए 13, तो x इज लेस देन होना चाहिए 7, ठीक है। मीन्स अगर हम ऑप्शन से देखें, जो मतलब ये x जो है ना वो 0 से स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारा पॉजिटिव है, ठीक है, इसलिए। और हमारा कंडीशन भी मतलब निगेटिव भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि निगेटिव नहीं हो सकता, बट अगर निगेटिव हो जाएगा तो हमारा जो दिक्स्थल एल्गोरिदम है ना वो उस पर वर्क नहीं करेगा। निगेटिव एजुएट के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम, इसीलिए हमारा जो एक्स है ना वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या आया है, एक्स इज लेस देन 7 आया है, और 0 से बड़ा 7 से छोटा, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, बस एक ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ डायरेक्टेड ग्राफ G is shown below. Suppose we are trying to perform an algorithm to find the shortest path from vertex V0 to V4. ओके हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, कहाँ से, V0 से V4 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, तो कौन सा हमारा स्टेटमेंट करेक्ट होगा ये बताना है। सबसे पहला है, दिक्स्थल एल्गोरिथम कैन बी यूज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम V0 टू V4। तो हमारा जो यहाँ पे हमें दिखने से पता चला कि हमारा जो जो ग्राफ है ना उसमें निगेटिव एज वेट है, तो निगेटिव एज वेट के लिए हम दिस था एल्गोरिदम तो नहीं लगाते हैं, उसके लिए हम कौन सा एल्गोरिदम लगाते हैं, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम। तो क्या है, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम कैन बी यूज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम बिकॉज देयर आर नेगेटिव एज वेट। हाँ ये ऑप्शन सही है, द वेट ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ ये निकालना पड़ेगा। बाकी ये देखे तो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम कैन नॉट फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, ये गलत है, तो अब हमें बस सी ऑप्शन को चेक करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम जो हमने पढ़ा है उसे अप्लाई करना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा। सो हम आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा बेलमैन फोर्थ एल्गोरिथम कैसे काम करेगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो भी हमारा क्या है वर्टेक्स है, तो यह है V0 V1 V2 V3 V4 V5 V6 और V7, और यहाँ पे सबका डिग्री लिखाएगा, डिग्री ऑफ वर्टेक्स। कितना बार हम ये मतलब निकालते हैं, ये जितना वर्टेक्स होता है तो 7 बार निकालते हैं। तो अगर हम एक खींचे तो 2 3 4 5, अभी हमने पूरा बनाएंगे, अब यहाँ तक पहले देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे होते हैं वो हमारा 0 होता है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से, तो हमें जाना कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ से स्टार्ट किए उसे 0 माने, और बाकी सब कहाँ पे होता है, इन्फिनिटी पे मानते हैं। तो हमारा ये कैसे अपडेट होता है, मतलब ये वाला तो 0 ही रहेगा, और हमारा जो V1 है ना वो V1 हो गया 7, क्योंकि हम क्या स्मॉलेस्ट लेते हैं, या तो यहाँ पे हमें पहुंचने के लिए क्या लगा, इन्फिनिटी या
0+7, 7 पाथ लेंथ है, तो इन दोनों में से मिनिमम क्या है, इन दोनों से मिनिमम है 7 मिनिमम है, तो हम यहाँ पे 7 लेंगे, क्योंकि हम मतलब सबसे पहले हमें कि हम कैसे निकालें कि यहाँ पे पहले क्या था, इन्फिनिटी, ठीक है, V1 इनिशियली क्या था, इन्फिनिटी था, फिर जब हम यहाँ से मतलब यहाँ से गए 0+7, ये तो हमारा जो V0 से V1 का जो पाथ लेंथ आया है वो हमें अब न्यू कितना आया है 7, तो ये दोनों में से मिनिमम कौन है, 7 मिनिमम है, तो इसलिए हम 7 लिए। वैसे ही इधर V7 क्या है, अभी इन्फिनिटी है, पर जब हम इधर से बढ़े V0 से V7 की तरफ, तो क्या हो गया, 0+8 क्या आ गया, पाथ लेंथ 8 का आ गया, दोनों में से मिनिमम कौन है, मिनिमम है 8, तो हम क्या करेंगे, V7 का जो पाथ लेंथ है उसे अपडेट करके हम 8 कर देंगे, और बाकी सब हम नहीं पहुंच सकते, तो ये सब क्या रहेगा, इन्फिनिटी ही रहेगा। अब इसे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, कंफ्यूजन होगा इससे, ये ये 0 है, इसे याद रखना है, और वैसे ही हमें सब सारा कुछ अपडेट करना पड़ेगा, तो अभी ये हो गया हमारा 7, और ये हो गया हमारा 8, और वो तो 0 है, ये बाकी सब इन्फिनिटी है, ये सब इन्फिनिटी है। तो अब क्या होगा, हम जाएंगे कहाँ, अब ये 0 वाला तो 0 ही रहेगा, और V1 भी जो ना अब 7 ही रहेगा, ये V1 भी होगा 7। अगर हम V2 देखें तो V2 पे कौन कौन सा एज आ रहा है, तो एक एज आ रहा है V5 से, ठीक है, तो V5 अभी इनिशियली इन्फिनिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, V5 से क्या जा रहा है, और कोई एज आ रहा है, नहीं, तो ये पहले से इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी+2 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इसका जो पाथ लेंथ है ना अभी भी इन्फिनिटी ही रहेगा। और V3 का देखें तो V3, हाँ V3 पे कौन सा एक एज आ रहा है, V7 से आ रहा है, और कहीं से एक V2 से भी आ रहा है, और कहीं से नहीं आ रहा, तो अगर V2 से देखेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी+1 इन्फिनिटी आएगा, और V7 से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8-9 क्या हो जाएगा, -1, तो हमारा V3, ये दोनों में से मिनिमम हमें चूज करना पड़ेगा, तो मिनिमम क्या है, -1, तो हम V3 में लेंगे -1। फिर V4 देखें तो V4 का है यहाँ पे, ठीक है, तो V4 है, V4 यहाँ पे है, V4 पे कितने जा रहे हैं, V3 से आ रहा है और एक V2 से आ रहा है, हाँ ठीक है, तो V3 अब हो गया -1, तो ये क्या हो जाएगा, -1+2, ये आ जाएगा 1 यहाँ से, और अगर हम V2 से देखें तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी+4 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो ये दोनों का मिनिमम क्या है, 1, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से अपडेट करेंगे। फिर V5 जो है वैसे ही V5, तो V5 से एक इधर से आ रहा है, V4 से एक, V7 से भी आ रहा है, एक V5 से भी आ रहा है, मतलब V6 से आ रहा है, तो ये इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी+5 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी ही हो जाएगा। और ये और कहाँ से आ रहा था, यहाँ से, ठीक है, 1+1, तो ये आ गया 2 यहाँ से, और एक आ रहा है यहाँ से, ये होगा 8 - 8 हो गया 0, तो मिनिमम क्या है, तो हमारा मिनिमम क्या है, इन तीनों में से मिनिमम है 0, तो हम यहाँ पे V5 को अपडेट करेंगे 0 से। वैसे ही V6 में भी एक V1 से आ रहा है और एक V7 से आ रहा है, और कहीं से नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 7+4 7 4, ये हो जाएगा 7+4 11, और यहाँ पे होगा 8, इधर से आ रहा है 8 - 4 क्या होगा, 4, दोनों का मिनिमम क्या है 4, तो हमारे यहाँ पे अपडेट हो गया V6 4 से। वैसे ही V7 तो अब अभी 8 है, 8 ही रहेगा, ठीक है। और फिर अब नेक्स्ट टाइम हम हमारा जो अपडेट है ना ये वैसे ही रहेगा, बस एक ये 2 में चेंज होगा, V2 जो है, V2 पे अब कौन सा एक एज आ रहा है, V5 से आ रहा है, और कोई एज नहीं आ रहा, हमारा V5 अब कितना है 0, तो 0+2 क्या हो जाएगा 2, तो ये हमारा V2 हो गया 2। तो वैसे ही करते करते ना यहाँ पे मतलब 1 2 3 4 5 6 7, वैसे तो 7 तक जाना होता है, बट यहाँ पे उतना मीन्स कॉम्प्लेक्स नहीं आता है डेटा कि आपको पूरा एग्जीक्यूट करना पड़े, तो बेसिकली मतलब ये ग्रेड असाइनमेंट का क्वेश्चन थोड़ा रहता है कि मतलब लेंदी वगैरह, बट उतना लेंदी जो होता है ना वो एग्ज़ाम में नहीं आता है, कुछ कुछ वगैरह में इतना लेंदी नहीं आता है, ठीक है, तो ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि इसे नहीं समझना है, इसे समझना है, क्योंकि इसका जो यूज़ है ना वो आपको शायद हो सकता है सीटी में हो, ठीक है, तो इसे समझना अच्छे से है। तो अगर हम इसका क्या कहते हैं, इसका आंसर बताएं तो क्या हो जाएगा, अगर आप 7 तक भी मतलब इसे करते करते अगर आप 7th, मतलब ये हम 4 बार किए ना, 3 और बार कीजिएगा ना, तो आपको अंत में यही आएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा शॉर्टेस्ट पाथ हमें निकालना था, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम V0 से V4, तो V0 से V4 में का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो हो जाएगा इसका डिग्री ऑफ V4 दैट इज 1, यही है इसका आंसर।
तो इसमें क्या था, द वेट ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वी नॉट से बी फोर इज 1, तो ये ऑप्शन सही है। दो ऑप्शन सही था, बी और सी। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट। इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ जी, इफ ऑल एज हैव डिफरेंट पॉजिटिव वेट देन द मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री ऑफ द ग्राफ इज यूनिक। तो ये सही है, ठीक है, ये सही है, इसलिए हमारा आंसर ये नहीं होगा। और बी है, इफ देयर इज अ साइकिल ऑफ वेट जीरो इन द डायरेक्टेड ग्राफ जी देन वी कैन नॉट फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ यूजिंग बेलमैन फॉर्ड एल्गोरिदम। ये गलत है, क्योंकि हमें बेलमैन फॉर्ड एल्गोरिदम लगाने के लिए निगेटिव एज वेट चाहिए। निगेटिव एज वेट है तो सही है, जीरो है तब भी सही है। और क्या कहता है, मतलब यहाँ पे क्या है, साइकिल है, वो भी चलेगा, वैसा कोई कंडीशन नहीं है, तो हम ये बोला नहीं लगा सकते। तो ये क्या है, गलत है, ये गलत है, इसलिए हमारा ये सही ऑप्शन है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ही पता करना है, तो इसे भी हम गलत ही रहने देते हैं, बाद में आंसर मार्क कर लेंगे। ऑप्शन सी है, सपोज एन असाइक्लिक अनडायरेक्टेड ग्राफ जी विथ एन वर्टिसेस हैज n माइनस वन एज द ग्राफ इज कनेक्टेड। ये ऑप्शन, ये जो लिखा हुआ है ना, सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसलिए हमारा आंसर का पार्ट नहीं होगा। ये है, इन अ ग्राफ जी एवरी एज विथ द मिनिमम वेट विल बी इन मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। इसमें बोला जाए कि हमारे पास अगर कोई एक ग्राफ है, तो जैसे कि एक ग्राफ हम लेते हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है, इसका भी वन है, वन है, वन है, और बाकी इधर हो सकता है डी ई जा रहा हो कुछ, ठीक है। तो एक ग्राफ जी है, एवरी इसका टू तीन, एवरी एज विथ मिनिमम, अगर हम इसका मतलब मिनिमम को स्पैनिंग ट्री निकालना चाहें ए से, तो क्या आ जाएगा, ए से हम सबसे पहले जाएंगे, ए से जाएंगे सी पे, ठीक है, तीनों दोनों का ही सेम है, तो फिर सी से कहाँ जाएंगे, एक, सी से कहाँ जाएंगे, सी से तीन, इस एज कनेक्टेड है, तो सी से हम जाएंगे बी पे। फिर हम यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे निकालेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे ए से बी पे, ए से बी पे जाएंगे, ठीक है, फिर बी से सी पे गए, फिर सी से गए डी पे, फिर डी से जाएंगे ई पे। तो हम यहाँ पे क्या लिखा है, ये वन लिए, ये वन लिए, तो इन अ ग्राफ जी एवरी एज विथ द मिनिमम वेट, तो यहाँ पे तीन तीन एज था जिसका वेट मिनिमम था, ये तीनों, तो क्या ये तीनों ही एज हमारे ये क्या है, स्पैनिंग ट्री में प्रेजेंट है, नहीं ना प्रेजेंट है, फिर भी हमारा स्पैनिंग ट्री तो बना है। तो क्या यहाँ पे एवरी एज विद मिनिमम वेट विल बी मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सारा ही वेट, मतलब सारा ही मिनिमम वेट हम उसमें इंक्लूड करें, ये जरूरी नहीं होता है। कभी कभी मतलब मिनिमम वेट हम लेते हैं, लेके चलते हैं कि हमें ट्री के डायरेक्शन में बढ़ते जाना होता है। यहाँ पे हमें ये दोनों लिए, तो एक एक तो कोई ना कोई छूटना ही छूटना है, ठीक है। और ट्री में हमारा कोई भी साइकिल नहीं होता, तो अगर हम ये वाला लेंगे तो ये साइकिल बन जाएगा, तो उस हिसाब से भी मतलब जो आंसर है, तो हमारा ये आंसर है और ये आंसर है, दो आंसर है, एक ये और एक ये वाला आंसर है। ये इनकरेक्ट बताना था, इनकरेक्ट। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ कंपनी हैज ब्रांचेस इन ईच ऑफ द 6 सिटीज, सी नॉट से सी 5 तक है, ठीक है। द फेयर ऑफ द डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम सी आई टू सी जे इज गिवन बाय द आई जे entry in the following matrix alpha is क्या है, indicate that there is no direct flight। तो क्वेश्चन नंबर 10 है और 11 दोनों इसी पैराग्राफ पे आंसर देना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका ना ग्राफ बना लेते हैं, इससे ज़्यादा अच्छे से सॉल्व होगा। तो ये क्या है, हमारा सी नॉट है, सी वन, सी टू, सी थ्री, सी फोर और सी फाइव, सी नॉट, सी वन, सी टू, सी थ्री, सी फोर और सी फाइव। ग्राफ कैसे बनेगा, सबसे पहले सी नॉट से हम जाएंगे कहाँ पे, सी नोट, अगर हम देखें ये क्या है, एक मतलब इसका जो क्या है, एक सिमेट्रिक है हमारा मैट्रिक्स, फाइव की जगह फाइव, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, यानी कि हमारा जो ग्राफ है ना, वो क्या है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। बताया था मैंने पीछे क्या होता है अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड। तो सबसे पहले सी नॉट से सी वन में एक एज है, सी नॉट से सी वन में जिसका क्या है, एज वेट है 5, फिर सी नॉट से सी फोर में एक जिसका वेट है 4, और फिर सी नॉट से किस में है, सी फाइव, इसका एज वेट कितना है 8, ठीक है। तो 3, 5, 4 और 8 आया। फिर हमारा सी वन से किस में है, इधर वाला नहीं देखेंगे, इधर सी वन से सी टू में है, सी वन से सी टू में, सी वन से सी टू में है 3 का, फिर सी थ्री में है 10 का, सी वन से सी थ्री, सी वन से सी थ्री में है 10 का,
और 4 5 में नहीं है। फिर C2 से C3, C2 से C3, C2 से, अच्छा ये C2 से C3 में कितना का है? C2 से C3 में है 11 का। और फिर C2 से कहीं भी नहीं है। फिर C3 से C4 में है, C3 से C4, C3 से C4 में है, C3 से C4 में है 4 का। C4 फिर नहीं है। फिर C4 से C5 में है, C4 से C5 में है 3 का। तो हमारा जो ये ग्राफ है ना, कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है? एन एम्प्लॉय ऑफ द दैट कंपनी वांटेड टू ट्रेवल फ्रॉम द C2 टू C5। तो कहाँ से कहाँ जाना है इसे? C2 से C5 में जाना है। इफ़ ही ट्रेवल बाय द चीपेस्ट रूट पॉसिबल देन द टोटल फेयर ही पेड फॉर द फ्लाइट। तो उसे क्या मतलब सबसे मिनिमम चाहिए रूट, जिससे उससे सबसे कम पैसा खर्च हो। तो ये जो है ना, ये एजवेट वो पैसा को इंडिकेट कर रहा है। तो हमें C2 से C5 में जाना है ताकि हमें सबसे कम खर्च करना पड़े। तो कैसे जाएंगे? सबसे पहले हम कहाँ से जाना है? C2 से। तो C2 से कहाँ जाएंगे सबसे पहले? बेसिकली C2 से हम जाएंगे पहले C1 पे। तो लगेगा 3। फिर अब C1 से देखें तो ये 10 और ये 5। तो जाएंगे C0 पे 5। फिर C0 से कहाँ जाएंगे? 8 और 4 है, तो यहाँ से जाएंगे C4 पे 4। फिर C4 पे पहुँचे, कहाँ जाना था हमें? C5 पे जाना था। ठीक है, तो एक मिनट, C5 पे हम पहुँच गए थे क्या? नहीं। फिर यहाँ C4 पे पहुँचे, फिर C5 पे चले जाएंगे। यहाँ पे 3 पे से C5, ये आ गया 3। तो हमारा कितना आया? मिनिमम कॉस्ट हमें कितना लगा? 5 3 8, 8 और 7 कितना आ गया? 15। तो हमें कितना लगा है? ही पेड फॉर द फ्लाइट जर्नी वॉज 15, 15 एट इज, और क्या 15,000 लगेगा? कैसे? द फेयर इन 1000 है, तो ये 15,000 लगेगा। ही पेड फॉर द जर्नी 15,000। क्वेश्चन नंबर 11 BC पे बेस्ड है। 11 है, इफ एन इंस्पेक्शन टीम मेंबर वांटेड टू इंस्पेक्ट ऑल द ब्रांचेज, यानी कि उसे सारे ही ब्रांचेस को इंस्पेक्ट करना है, सारे सिटीज को मतलब विजिट करना है, ऑफ द कंपनी स्टार्टिंग फ्रॉम C2 टू C4, C2 से C5, मतलब स्टार्ट करना है C2 से, एंड करना है C5 से। बीच में हमें सारा ही सिटीज को कवर करना है। विजिटिंग ईच ब्रांचेज एग्जैक्टली वंस, देन विच ऑफ द फ्लोइंग रूट शुड बी चूज इन ऑर्डर टू पे मिनिमम फेयर। तो मिनिमम फेयर चूज कर, मतलब हमें मिनिमम फेयर लगे तो हमें कैसा हमें पाथ चूज करना चाहिए। तो अगर हम सबसे पहले ग्राफ देखें, तो ये मैंने ग्राफ कॉपी कर लिया। और जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था ना, वो हमने C2 से C5 में निकाला था। और जो हमें मतलब यहाँ पे कितने क्या यहाँ पे सारा सिटीज विजिट हो पाया है? देखे तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 सिटीज ही विजिट हो पाए, जबकि हमारा जो टोटल नंबर ऑफ सिटीज कितना था? 6। तो हमारा ये जो 10 में आंसर था, वो तो आंसर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये तीनों में से हमें चेक करना है कि कौन सा हो सकता है। ठीक, तो C2 से स्टार्ट करना है, C5 पे जाना है। ओके, तो C2 से सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? C2 से जाएंगे C3 पे। और सबसे पहले C2 से C3 हाँ जा सकते हैं। तो हम ऑप्शन ही एलिमिनेट कर लेते हैं, हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे आएगा 3 का। C2 से C3 गए, C2 से C3, फिर C3 से कहाँ जा रहे हैं? C2 से C3 गए ना, तो यहाँ 11 है, सॉरी। C2 से C3 में 11 का एजवेट आया। फिर C3 से गए हैं C1, C3 से C1 आया है 10 का। और फिर C1 से कहाँ जा रहा है? C1 से C0, C1 से C0 आ गया 5 का। और और फिर C0 से C4 आ गया 4 का। और फिर C4 से C5 आ गया 3 का। तो हमारे सारे जो सिटीज़ हैं वो भी विजिट हो गए। अब इसका टोटल कॉस्ट कितना आया? ये आ गया, इसका कॉस्ट आया है 33, यानी कि इस पूरे पाथ में हमें 33,000 लगेगा। और अगर हम दूसरा देखेंगे तो क्या हुआ? C2 से C1, C2 से C1 आएंगे तो 3। फिर C1 से जाना है C1 से C3 आएंगे तो 10। फिर C3 से जाना है C3 से C5, एक मिनट, वो C3 से C4 जाना है, C3 से C4 हो गया 4 पे। फिर C4 से C, एक मिनट, सॉरी गलती लिखा है। C3 से C4 पे जाना है, C3 से C4 में पाथ लेंथ आएगा 4 का। फिर C4 से C0 में, इसमें भी 4 का आया। फिर C0 से C5 में आ गया 8 का। तो टोटल कितना आया? ये आ गया 4 4 8 8 8 16, 16 17 16 16 19
19, ये हो गया 29, ये आ गया 29। तो यहाँ भी हमारे सारा ही सिटीज़ कवर हुआ, यहाँ भी सिटीज़ कवर हुआ, बट यहाँ पे 29 आ रहा है 33। तो अगर ऑप्शन इन दोनों में ऑप्शन होना होगा तो ये हो सकता है। और यहाँ पे देखे तो C2 से C3, C2 से C3 ले गए तो 11 का आया। फिर C3 से C1, ऊपर जैसा है, C3 से C1 10 का आया। C1 से C4, C1 से गए C4 पे, C1 से C4 तो कनेक्टेड ही नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है, सच अ रूट इज नॉट पॉसिबल, तो ऐसा हम कोई रूट निकाल ही नहीं पाएंगे कि मीन्स सारा ही जो सिटी है वो कनेक्ट हो जाए। तो ये तो गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन, तो आंसर जो है ना, ये वाला सही होगा, बी बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ पे C1 और C4 नहीं कनेक्टेड है। अगर ग्राफ से भी चेक करें तो C1 से C4 में कोई जा रहा है एज, नहीं जा रहा है, तो कनेक्टेड ही नहीं है, तो ये आंसर तो होगा ही नहीं। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 के लिए एक पैराग्राफ है, कुछ दे रखा है, पढ़ लेते हैं। 7 कंप्यूटर है, यहाँ सारा कंप्यूटर है, C0 से C6 तक, आर linked by a network and each link has a maintenance cost। ये सब क्या है, इसे मेंटेनेंस कॉस्ट है ऑफ कंप्यूटर। The graph below shows how the computer are linked। each node represent a computer। हर एक नोड कंप्यूटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। each edge represent link between a pair of computer। एज जो है वो लिंक बिटवीन पेयर ऑफ कंप्यूटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड द वेट ऑन द एज रिप्रेजेंट द मेंटेनेंस कॉस्ट। वेट जो है ये मेंटेनेंस कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है इन 100 रुपीज, यानी कि 100 है, 700, 200 ऐसे है। द गोल इज टू पिक अ सबसेट ऑफ लिंक such that the total maintenance cost is minimum and the computer remain connected through the chosen link। तो क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द ऑप्टिमम सबसेट ऑफ लिंक। तो टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आएगा। तो इसे हम यूज, मतलब ये क्वेश्चन को सॉल्व तो 2-3 तरीके से, क्या जैसे कि दिक्स एल्गोरिथम से कर लें, या फिर क्या एक क्रुसल्स एल्गोरिदम था वो यूज़ कर सकते हैं। तो क्रुसल्स एल्गोरिदम जो होता है ना वो थोड़ा इजी पड़ता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, हमें मिनिमम कॉस्ट ही तो निकालना है ना, टोटल मिनिमम कॉस्ट निकालना है, तो हम क्रुसल्स एल्गोरिदम का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे हम क्रुसल्स एल्गोरिदम से सॉल्व करेंगे तो क्या होता है कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे जो छोटा एज वेट होता है ना, सबसे पहले उसे अपने ग्राफ में इंक्लूड करना पड़ता है। चाहे हम ग्राफ को तोड़ मोड़ के कैसे भी बना सकते हैं, कैसे देखते हैं, मतलब ये इससे सबसे पहले हम ये 1 है तो हमें सबसे पहले ये दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो क्या होगा, C0 से C3 में एक एजवेट आया और एक आया है C1 से C4 में एक एजवेट का। अब देखते हैं टू टू यहाँ है और यहाँ है। C1 से C0 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आएगा, और 2 एक C5 से C3 में है। ठीक है, तो C5 से C3 तो इधर आएगा ना, C5 इधर कहीं, इसका भी 2 है। अब देख, अब है 3 एज वेट, तो यहाँ पे 3 एज वेट है ना, वो C1 से C5 के बीच में। तो अगर हम यहाँ पे ये वाला 3 वाला अगर एज वेट ले लेंगे तो हमें क्या होगा, एक साइकिल बन जाएगा। बट हमें मिनिमम कॉस्ट, ये जो होता है ना, ये जो भी है MCST, उसमें ना साइकिल, क्या हम लगा रहे हैं, कुशल एल्गोरिदम, उसमें ना साइकिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कुशल एल्गोरिदम, क्योंकि कुशल एल्गोरिदम में हमें साइकिल नहीं बनाना होता है। ठीक है, इसीलिए हम ये वाला जो है ना 3 वाला एज को अवॉइड करेंगे। फिर जाएंगे 4 पे, तो 4 पे C1 से C2 में एक एज, हाँ, आ सकता है। C1 से C2 में आया। अब अब 4 का तो हो गया। 5 देखे तो 5 है C3 से C6 में, हाँ ले सकते हैं, कोई वो नहीं होगा, कोई क्या कहते हैं, वो नहीं बनेगा, साइकिल नहीं बनेगा। 5 का हो गया। 6 है यहाँ C4 से C5, बट अगर हम C4 से C5 कनेक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक साइकिल बन जाएगा, तो नहीं होगा। 7 है C0 से C2, इसे भी कनेक्ट कर देंगे तो साइकिल बन जाएगा, एक ये वाला। अब 7 8 C2 से C3, इसे इसे भी बना देंगे ना, तो फिर से क्या बन जाएगा, साइकिल बन जाएगा। तो हमारा जो ये यही आएगा, एक जो भी है मेंटेनेंस कॉस्ट मिनिमम, ये वाला आएगा। तो कितना आ जाएगा टोटल, ये हम देखें तो ये 5 है, ये 1 6 6 6 7 8 हो गया, 8 9 10 11, 11 प्लस 4 आ गया 15। तो हमारे जो टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट लगा है वो 1500 रुपीज़ लगा है।
ठीक है, 1500 1500। आपको यहाँ पे आंसर ना 15 ही लिखना है, 1500 नहीं लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ चूजिंग एन ऑप्टिमम सबसेट ऑफ लिंक ऑफ द गिवन ग्राफ। तो हमें दूसरा कितना वेज मिल सकता है कि हमें जो क्या है, चूजिंग ऑप्टिमम सबसेट फॉर द ऑफ लिंक फॉर द गिवन ग्राफ। तो बेसिकली हमें दूसरा पाथ फाइंड आउट करना है, दूसरा पाथ फाइंड आउट करना है इस सेम एल्गोरिदम के लिए, यानी वही शॉर्टेस्ट पाथ आए। तो अगर हम यहाँ एक चीज़ नोटिस करेंगे ना, तो ये चीज़ है कि यहाँ पे एज ई एज लिखना चाह रहे हैं हम, एज विथ वेट 4 जो है वो क्या, दो है, एक C1 C2 है और C2 C5 है। सिमिलरली अगर हम आगे लिखें, एज विथ वेट 5 कितना है, C3 से C6 और एक C5 से C6, दो है। ठीक है, एक एज विथ वेट 5 भी दो है और एक एज विथ वेट 4 वो भी दो है, एक है C1 C2 और एक है C2 C5। ठीक है, पहला जो हमने निकाला ना, यहाँ पे एक ये हो सकता है, ये जो हमने निकाला था, जैसे पहले C0 से C3 गए, ये यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो ये वाला जो हमने 12 में निकाला था वो हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का जो पाथ होगा वो हो सकता है। उसके बाद फिर सेकेंड में हम तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमने क्या लिया है, वेट C1 C2 का 4 वाला लिया है, तो हमने ये वाला यूज कर लिया था इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ही, C1 C2 का। और पीछे देखें तो और एक किसका यूनिक नहीं है, 5 का, हाँ 5 का यूनिक नहीं है, तो 5 का हमने क्या यूज किया था, C3 C6 यूज किया था, C3 C6 ये भी हमने यूज कर लिया, ये और ये। ठीक है, तो अब हम सेकेंड में क्या कर सकते हैं, सेम एज 12, बस हम क्या करेंगे, C5 और C6 को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो हमारा एक नया स्पैनिंग ट्री बन गया। फिर थर्ड में क्या करेंगे, सेम एज 12 ही रहेगा, हम क्या करेंगे मतलब ये वाला, बस हम उसमें क्या करेंगे, C2 C5 को लगा देंगे। ठीक है, और चौथा क्या बन जाएगा, हम क्या करेंगे, दोनों को चेंज करेंगे, सेम एज 12 एंड हम C5 C6 लगा देंगे एंड C2 C5 लगा देंगे। तो कितना हमारा वेज आ गया, 4 वेज। और कोई वेज में हम कर सकते हैं क्या, चेक कर सकते हैं कि और हम कोई वेज में करेंगे क्या कि नहीं। अगर हम 6 और 5 भी इंटरचेंज करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है ना वो क्या है, अनडायरेक्टेड है। इसलिए एक तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 बना था वो तो बन ही गया था। फिर क्वेश्चन नंबर मतलब ये दूसरा जो हमारा वे बना है वो कि हम C5 C6 को ले लें। हमने क्वेश्चन नंबर 11 में C3 C6 को लिया था, तो हमने क्या किया, बस सारा चीज़ सेम रहने दिया, बस हमने क्या किया, एज वेट 5 में ना C5 C6 ले लिया। फिर एज वेट 4 जो था उसमें, ये पहले क्वेश्चन में था, हमने ये क्वेश्चन में पहले था, हमने उसे चेंज करके ये वाला लगा दिया, तो ये फिर अलग स्पेलिंग ट्री बन गया। फिर चौथे में क्या किया, हमने दोनों को ही चेंज कर दिया, इससे एज वेट 5 को भी 4 को भी, तो हमें एक नया फिर से वे मिल गया। तो हमें कितने वे मिले, टोटल 4 वे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कितना है, इसका आंसर है 4। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 15 हमें इस ग्राफ पे आंसर करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ दे रखा है, इसका हम ग्राफ ही डायरेक्ट बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 14 और 15। क्वेश्चन नंबर 14 है, सपोज वी परफॉर्म प्रिम्स एल्गोरिदम ऑन द ग्राफ जी स्टार्टिंग फ्रॉम वर्टेक्स से। तो हमें वर्टेक्स से स्टार्ट करना है, हमें प्रिम्स एल्गोरिदम लगाना है टू फाइंड MCST यानी कि मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री में पता करना है। देन द ऑर्डर इन विच वर्टिसेस आर एडेड इज, तो किस ऑर्डर में हमारा वर्टिसेस ऐड होगा। प्रिम्स एल्गोरिदम क्या होता है, और अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 देखें ना, तो इसमें क्या है, एक क्रुशियल एल्गोरिदम का जिक्र है। तो अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो क्या होता है, मीन्स दोनों ही एल्गोरिदम में हम मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री निकालते हैं, बट जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि प्रीवियस एल्गोरिदम में हम स्टार्ट करते हैं स्मॉलेस्ट एज से और हम ट्री को ग्रो करवाते हैं, और क्रुशियल में स्कैन द एज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेट टू कनेक्ट कंपोनेंट विदाउट फॉर्मिंग साइकिल। तो क्रुशियल एल्गोरिदम का तो मैंने पहले ही बताया था एक एग्जांपल की, मीन्स हमें हमें स्मॉलेस्ट जो होता है वो एज लेना होता है, और फिर और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि साइकिल ना बने, और प्रीम्स में हमें स्मॉलेस्ट एज लेना होता है और हमें ट्री को ग्रो करवाना होता है।
ठीक है, तो हम वही काम करेंगे। तो उसी लॉजिक से हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए से स्टार्ट करेंगे। तो ए से हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, मिनिमम क्या है 7 और 6 में मिनिमम कौन है, 6 मिनिमम है, तो हम जाएंगे ए से बी में 6 के साथ। फिर तो हम सबसे पहले आया ए, फिर आया बी, ए बी हमारा दोनों वर्टेक्स आया। उसके बाद क्या आएगा, बी। अगर हम बी में देखें, बी से देखें तो बी से डी में एक 8 का है, और अगर हम ए से देखें तो ए से इधर जी में 7, इधर 7 है और इधर 8 है, तो मिनिमम कौन है 7 वाला, तो हम इधर से जाएंगे जी पे, जी पे आ जाएगा 7। उसके बाद फिर अब अगर हम जी से सी पे जाएंगे तो ये 3 होगा, ए से, अच्छा ये मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, इसका जो वेट है ना वो 9 है। और ए से अगर हम ई पे जाएंगे तो हमें 9 एज वेट लगेगा, और फिर अगर हम क्या बी से डी पे जाएंगे तो 8, तो 8 9 और 3 में मिनिमम कौन सा है 3, तो हम जाएंगे जी से सी पे, तो लगा 3। अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब सी पे पहुंचे, सी से एफ में 1 है, और ए से ई में 9 है, बी से डी में 8 है, तो 8 9 1 में मिनिमम क्या है 1, तो हम जाएंगे एफ पे। ओ इसे लिखते हुए जाना है, ए से बी आया, फिर बी से आएगा, बी से हमें क्या आया जी, फिर जी से आया सी, सी से आया एफ। ऑप्शन अगर हम थोड़ा सा देखें तो क्या है, ए बी, ए बी ये नहीं है, ए बी जी, ए बी जी, ए बी जी, हाँ ये है, ए बी जी सी एफ। यहाँ तक तो मैच हो गया, यहाँ ए सी है, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, बस ये जो है मैच होते जा रहा है, ए बी जी सी एफ, ए बी जी सी एफ, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आप यहाँ पे पूरा भी निकाल ही सकते हो, उतना ये भी नहीं है, टफ भी नहीं है, वैसे ही देखते जाना है। तो एफ तक हम पहुंच ही गए थे। फिर एफ के बाद अगर हम देखें तो एफ के बाद इधर तो कहीं नहीं जा रहा, और ए देखें तो ये ए से ई में 9 है। सो अब यहाँ बी से कहा जाएगा, बी से डी में, तो बी से डी में क्या आ जाएगा, इसका वेट 8 आएगा। फिर डी से हम कहाँ जा सकते हैं, डी से हम 2 पे जा सकते हैं, और इधर से ई 9, तो मिनिमम क्या है ये ई वाला, तो ई से 2 पे जाएंगे, तो क्या सारा ही एज हमारा आ गया है इसमें, ए बी सी डी ई एफ जी, सारा ही वेट आ गया। किस ऑर्डर में आया ये भी मैंने लिख दिया। एफ के बाद क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे डी आएगा, फिर ई आया, तो बस ये वाला यहाँ पे मैच हो गया। क्वेश्चन में 15 अब देखते हैं। सो इसमें हमें क्या लगाना है, कुशल्स एल्गोरिदम लगाना है, और फिर क्या बताना है, ऑन द ग्राफ जी स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्टेक्स सी। ओके, हमें ऐसे सी से हमें स्टार्ट करना है कुशल एल्गोरिदम को, टू फाइंड एमसीएसटी विच ऑफ द फ्लोइंग एज आर नॉट एडेड इन द एमसीएसटी। ठीक है, तो कौन सा एज हमारा नहीं होगा, सबसे पहले हम इसका एमसीएसटी निकालते हैं यूजिंग क्रूशल्स एल्गोरिदम। तो क्या होगा, सबसे पहले एक एज वेट का कौन है सी से एफ में, सबसे पहले सी से एफ वाला आएगा 1 से, फिर 2 से आएगा ई डी, ई डी, ई डी एज वेट 2 लिया। फिर 3 क्या है सी से जी में, सी से जी में आ गया 3 का। फिर यहाँ 4 एज वेट का कुछ है नहीं, फिर है 5 का। 5 क्या कनेक्ट करा है एफ से जी, अगर हम एफ से जी को कनेक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, साइकिल बन जाएगा। तो साइकिल हमें नहीं बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसे इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो ये साइकिल नहीं बनाना है, तो ये इग्नोर किए। फिर 5 के बाद क्या, 6 है ए बी से कनेक्ट, ए बी, ए बी, ए बी कहीं यहाँ पे है नहीं, तो ए बी हम बना लेते हैं, ए बी, ये 6 से आ गया। 7 ए जी कनेक्ट होगा 7 से, और फिर बी डी अगर हम कनेक्ट करेंगे तो ये 8 होगा, और यहाँ पे कोई साइकिल नहीं बन रहा है, तो हमारा ये आया है एक क्या कुशल एल्गोरिथम से ये निकला है मिनिमम को स्पैनिंग ट्री, इससे भी ऐसा निकला है। और हमने जो प्रिम्स एल्गोरिदम लगाया है ना, उसे भी सेम ऐसा निकला है। हमारा जो आंसर है ना वो क्रूसल एल्गोरिदम और प्रिम्स एल्गोरिदम दोनों से ना सेम ही ये निकला है। ये जो हमने क्या बनाया है, स्पैनिंग ट्री बनाया है। तो देख लेते हैं कौन सा हमारा एज नहीं है इस स्पैनिंग ट्री में। तो क्या ए ई एज है, ए और ई एज है, नहीं है, तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। बी डी एज है, बी डी एज है, हाँ ये है, तो ये आंसर नहीं होगा। जी एफ एज हमारा नहीं है, तो ये भी आंसर हो जाएगा। और ए जी एच जो है वो भी वो भी क्या है इसमें है, तो आंसर नहीं होगा। बिना ये सब के भी आप ये निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमको ये चीज़ पता है कि कुशल एल्गोरिथम में ना वो नहीं बनता, क्या तो साइकिल नहीं बनता है। तो हम वैसा एज देख लेते हैं, तो इसमें ना साइकिल बना रहा है, तो साइकिल कौन बना रहा है, एक जीएफ साइकिल बना रहा है, और एक
कह सकते हैं कि हम ये ए ई जो है ना वो एक साइकिल बना रहा है, तो ये दोनों को अगर हम हटा देंगे ना तो हमारा आंसर बेसिकली वही आ जाएगा। तो ये इसे बिना सॉल्व किए भी हम ये ला सकते हैं बेसिकली, ठीक है। बस हम मेरे को बताना था कि ये प्रीम्स एल्गोरिदम और ये क्वेश्चन कैसे काम करता है, उसमें थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया, बाकी जो फिर मैंने बता भी दिया। ओके, तो इतना ही था क्वेश्चन, अब देखते हैं आगे क्या है। इतना ही क्वेश्चन था। और यहीं पे हमारा वीक 11 और वीक 12 दोनों ही खत्म हो जाता है। 12 में कुछ है नहीं, बस रिवीजन लेक्चर है। ओके, तो आपको एंड टर्म के लिए ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग दिस होल सीरीज।